अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सारा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। उम्मीद करती हूं आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में होने वाले अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हो सका और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से धमकियों का एक नया सिलसिला जो है वो चल पड़ा है और अब उन्होंने ईरान की आबी बंदरगाहों की नाकाबंदी का ऐलान कर दिया है, यानी ईरान के नेवल ब्लॉकेड की धमकियां दे रहे हैं। एंड इंटरेस्टिंगली उनकी इन धमकियों की इसराइल के अलावा कोई मुल्क हिमायत नहीं कर रहा, बल्कि उल्टा इस पर तनकीद की जा रही है। और तो और ईरान पर दबाव डालने में भी ये धमकियां फिलहाल नाकाम हो रही हैं, क्योंकि ईरान ना तो मुज़ाकरात में अपनी पोजीशन से हटा है और ना ही अब जो है वो अपने मौक़िफ़ से हटा है। और उसका मौक़िफ़ इस वक्त भी यही है कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो अमेरिका अपनी इंपीरियलिस्ट इंटेंशन से पीछे हटे। बहरहाल किसी भी सूरत में अगर इस्लामाबाद टॉक्स में कोई फॉरेन एग्रीमेंट नहीं हो सका है तो क्या बीइंग एन ऑप्टिमिस्टिक उम्मीद लगाई जा सके कि मुज़ाकरात के मजीद राउंड्स होंगे, या फिर जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप धमकियां दे रहे हैं क्या इससे ये अखज़ किया जाए कि दोबारा जंग का आगाज़ जो है वो हो सकता है। इस पर तज्ज़िये के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं आप? जी, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। बुखारी साहब, अनएक्सपेक्टेडली इस्लामाबाद टॉक्स में कोई फॉरेन एग्रीमेंट तक बात नहीं पहुंची है। जी बुखारी साहब, जब कोई नतीजा नहीं निकला है मुज़ाकरात का, फॉरेन कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ये धमकियां दे रहे हैं कि नेवल ब्लॉकेड कर देंगे। पहले उन्होंने अपना हरमुज़ का ब्लॉकेड की बात की, अब वो ईरान की पोर्ट्स को ब्लॉक करने की बात कर रहे हैं। तो इससे क्या करना चाह रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव अमेरिका हासिल करना चाह रहे हैं? पहली बात तो ये है कि ये अभी कॉमिकल रिलीफ के लिए जो मैं देख रहा था उसको लाइक ए जोकर ही वाज ट्विस्टिंग वर्ड्स, जो मुंह में आ रहा था वो बोलते जा रहे थे ना। उसको ये अंदाज़ा है कि मैं अमेरिका जैसे मुल्क का सदर हूँ, मेरी बात को लोग सीरियसली लेनी चाहिए, लेकिन मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे। सब कुछ उसको पता है, इसके बावजूद भी ही एक्ट्स लाइक ए जोकर। सो एनीवे, वो ये उसका सबसे बड़ा रिफ्लेक्शन है जो मैंने वाक़या आपको बताया था एक, कि अल्लाह ताला का भी इरशाद यही है कि जब हम कौमों को तबाह करने का फ़ैसला कर लेते हैं तो मस्खरे उन पर हुक्मरान कर देते हैं। ये एक मस्खरा मैं अभी नाचता हुआ देख रहा था। एनीवे, मिस्टर ट्रंप, इट्स बेटर कि आप ये मिलिट्री एडवेंचरिज्म छोड़ दें। ये आपके भी हक़ में है और अमेरिकनों के भी हक़ में है, इसलिए कि दुनिया में तो आपकी जो मुखालफत हो रही है वो अपनी जगह है। आपके अंदरूनी मुल्क देखिए, नो किंग नो वॉर के स्लोगन्स के साथ लाखों की तादाद में, यानी 80 से 90 लाख लोग अगर एक दिन निकल आए तो ये इट इज़ ए वर्डिक्ट ऑफ द पीपल। तो आपको थोड़ी बहुत शर्म चाहिए। आप जो फैसले कर रहे हैं, आपने देख लिया कि मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर ईरान आपसे मरबूब होने की बजाय जिस स्टेडफास्टनेस से उसने आपके डेलीगेशन का सामना किया है, दैट शुड बी इनफ टू अंडरस्टैंड कि वो आपकी जंग की धमकियों से क्या, जंग से भी नहीं डरे हैं। आपने करके देख ली ना, बमबारी कर ली आपने, F-35 इस्तेमाल कर लिया, B-52 बॉम्बर्स इस्तेमाल कर लिए, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर लेके आए, आपने वो देख लिया। तो कहने का मतलब ये है कि उनको अब ये समझ आ जानी चाहिए कि उनके इन फैसलों को ना पजीराई मुल्क में हासिल है और ना ही पजीराई आलमी तौर पर हासिल है। और जो तबाहकारी का सबसे बड़ा काम उन्होंने किया है वो ये है कि जो ट्रेडिशनल एलाइज थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, वो एक एक करके मुंह मोड़ते चले जा रहे हैं। अगर मैं उनकी गुफ्तगू आपको सुनाने लगूँ तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम अपने बजट का 70% जो इनको भत्ता और जग्गा टैक्स देते थे वो आज से बंद है। इस तरह के फैसले हो रहे हैं। स्पेन ने, जिसने पहले दिन से इसकी जंग की मुखालफत की, उसने कल कहा गो एंड ओपन द एम्बेसी देयर। वो खुदा के लिए कोई अकल का दामन थामे, बेवकूफ़ों की तरीके से अपनी कौम को ना मरवाए। मुझे लगता ये है कि ये अब देखें ना, उसको प्रेशर्स और क्या हैं। कांग्रेस में उसके मुआवजे की मूवमेंट चल रही है, 25वीं तरमीम के नफाज की बातें हो रही हैं, ठीक है। उसकी अपनी पार्टी के लोग अब डेमोक्रेट्स के साथ मिल गए हैं इस तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए। मेरे ख्याल से ट्रंप को ये पता लग गया कि मेरे दिन थोड़े हैं, लिहाजा मैं जितना मस्खरापन कर सकता हूँ वो कर लूँ। बिल्कुल मैं ईमानदारी से आपको कह रहा हूँ कि जितनी हालात की नज़ाकत है उसके मुकाबले में अगर इसका रवैया आप देखें तो ही इज़ नथिंग बट ए जोकर दैट वी वॉच इन द फिल्म्स। एनीवे, दूसरी बात यह है कि आप किस ढिठाई से अपना बयान सुबह दोपहर शाम, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। पहले उन्होंने फरमाया कि हम आबनाए हुर्मुज़ जो है उसकी नाकाबंदी कर देंगे। जब आगे से जवाब आया और पूरी दुनिया ने जिसको डिसोन किया, तो फिर अब उन्होंने कहा अब हम ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी करेंगे। अगर इसके ऊपर भी रेजिस्ट किया ईरान ने, जो कि वो करेगा, और एक आधा फायर शायर हो गया इनके जहाज़ों के ऊपर, आप देखिएगा मसूद फिर अपना बयान बदलेंगे। देखें, मैं एक बात अपने नाज़रीन से शेयर करना चाहता हूँ
President Trump and his military might came in full swing to attack Iran. चाहे वो नेवी थी, चाहे वो एयरफोर्स थी, जितनी शिद्दत से किसी मुल्क पर हमला किया जा सकता है ये इन्होंने किया। नतीजा क्या निकला? द कौम अपनी जगह खड़ी है, लेकिन इसराइल की ऐसी तैसी फरवा दी है उसने। यानी ट्रंप ने जो सबसे बड़ा एहसान इसराइली कौम पे किया है वो ये कि गज़ा में और उसमें फ़र्क तफरीक करना अब ज़रा काफ़ी मुश्किल हो गया है। उनके यहाँ भी कब्रिस्तान की तरह के मनाजर आपको दिखाई दे रहे हैं जी। हैविंग सेड दैट, देखिए ये सवाल भी उठ रहे हैं कि ये अमेरिका के लोगों की जो टैक्स पेड मनी है ये आप किस मकसद के लिए खर्च कर रहे हैं? ये बेतुकी जंग, बिला जवाज जंग जो है, इसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो ट्रंप इज इन ए डीप वाटर्स, कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। ये वो शख्स है जिसने ये हमाकत की कि मैं ईरानी तहजीब ख़त्म कर दूंगा, यानी 7000 साल पुरानी तहजीब ये मौसूफ अपने एक जुमले से ख़त्म करेंगे। उसके ऊपर दुनिया का रिएक्शन आपने देख लिया कि जो शख्स ये कहे कि मैं कोई तहजीब ख़त्म कर दूंगा सिवाय पागलपन के और कुछ नहीं है। ये उसकी अपनी कौम के लोगों ने और उसकी अपनी सेनेट और कांग्रेस के लोग जो है अरकान ने कही है। जी बिल्कुल बुखारी साहब, आज पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग शाम 7 बजे इस ब्लॉकेड का आगाज़ होना था और नाकाबंदी उन्होंने प्रॉब्ली अब तक की खबरों के मुताबिक शुरू भी कर दी है। तो बुखारी साहब, ईरान इसको किस तरह से रिएक्ट करेगा? क्या ये जंग का दोबारा आगाज़ है कि उसका जवाब पैदा करेगी? मैं आपको तफसील के साथ तो बताऊंगा जब हम इराक़ी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। उनके 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ईरान ने जिस तरह इस जंग को मुस्तरद किया था, इसी तरह इस नाकाबंदी के ऐलान को रिजेक्ट कर दिया है। नॉट ओनली ईरान, बरतानिया ने भी और यूरोपीय यूनियन ने पूरी ने कहा है कि नाकाबंदी जो बिल्कुल जो है लीगल भी नहीं है, बिला जवाज़ है और हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। बरतानिया ने तो 2 टोक लफ्ज़ों में कहा है कि इस नाकाबंदी के फैसले का हम हिस्सा किसी सूरत नहीं। मतलब है हर अगले लम्हे में कोई ना कोई चीज़ शर्मिंदा कर रही है ट्रंप को, लेकिन वो एक ऐसा ढीठ शख्स है कि वो शर्मिंदा होने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ये मतलब ये कि जिस तरह का मंजरनामा हमारे सामने है उसके नतीजे में एक बात और जो सामने आई है वो ये कि जो उनके लाडले हैं, जिसको मैं उनकी नाजायज़ औलाद कहता हूँ, बजा तौर पे कहता हूँ, नेतन्याहू, उन्होंने कहा है कि जी आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी के ऐलान की हम हिमायत करते हैं, ठीक है जी, और मैं कहता हूँ और ये तुम्हें मरवा देगा, ये तुम्हारी नाजायज़ औलाद जो है, इसने तुम्हारा बेड़ा गर्क करवा देना है। तुम तो एप्स्टीन फाइल से बचने के लिए करते जा रहे हो ना जो कुछ वो कह रहा है, लेकिन कौम ने तुम्हें माफ शाफ कोई नहीं करना। ठीक है जी, आगे आ जाओ। ये मेरे ख्याल से ये नेतन्याहू इसके इक़्तिदार का दुश्मन है और ये इसको मिड टर्म से भी पहले निकालू है। ठीक है, लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि नवंबर में इलेक्शन होंगे तो उसके नतीजे में वो जाएगा। ये मेरे ख्याल से उससे पागलपन के फैसले करा के उससे पहले इसकी छुट्टी करवाने वाला है। दूसरी बात यह है कि नेतन्याहू और ट्रंप दोनों एक और मज़े का खेज़ बात करते हैं। वो ये है कि हम ये अफसूदा यूरेनियम जो है, जो 400 किलोग्राम के करीब है, हम उठा के ले जाएंगे। हम कई बार कह चुके हैं कि भाई ये सिल्वर प्लेटर पर चौक में थोड़ी रखी है, ये तो महफूज तरीन मुकामात पर है, जिसको तुम्हारी कारपेट बम्बिंग में जो है उस तक नहीं पहुँच सकी है। तो वो कौन उठाने देगा आपको, और क्यों उठाने देगा आपको? आप होते कौन हैं? आप कौन होते हैं किसी के न्यूक्लियर प्रोग्राम की डेवलपमेंट के हवाले से उसके ऊपर कदगन लगाने वाले? कि आप यूनाइटेड नेशंस हैं, कि आप सिक्योरिटी काउंसिल हैं? आप एक इंडिविजुअल हैं और एक इंडिविजुअल किसी भी मुल्क के राइट ऑफ डिफेंस पे इन्फ्रिंज नहीं कर सकता और ना करना चाहिए। जी बुखारी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रोग्राम में वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, आपने बात की नेतन्याहू की कि नेतन्याहू भी जो है वो उसको शुरू से देखा जा रहा था कि वो स्पॉइलर है और इन मुज़ाकरात को भी जो है वो सैबोटाज करेगा। अब जिस तरह की धमकियां डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं, वो उनको ये लगता है कि वो ये धमकियां देने से ईरान को शायद झुका लेंगे, उसे सरनगू कर लेंगे, लेकिन अब तक ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका। तो ईरान तो पहले से ही ये ऑप्शन भी दे चुका था कि अगर इन्होंने ये कंटिन्यू किया तो अपना हरमुज़ के साथ साथ बाबुल मंदेब भी जो है वो बंद कर सकते हैं। तो कहीं दुनिया को मजीद नुकसान की तरफ तो नहीं धकेल देंगे डोनाल्ड ट्रंप? उसके बस में हो तो वो ये सब कुछ करेगा। असल मसला ये कि उसको कोई ये करने देगा कि नहीं। देखिए, अगर तो पूरी दुनिया उसके साथ होती, पूरी दुनिया ने सिंगल आउट किया होता ईरान को, तो फिर हमें समझ आती है कि कुछ भी करता। दुनिया उसके साथ नहीं है, नेटो कंट्रीज उसके साथ नहीं है, यूरोपीय यूनियन एज ए होल उसके साथ नहीं है। दिस इज नॉट वेनेजुएला, फॉर गॉड सेक, दिस इज ईरान। ये बात समझ आ गई है, ट्रंप को भी समझ आ गई है, ट्रंप के जो हवारी हैं उनको भी समझ आ गई है, अमेरिकी कौम भी समझ गई है कि दिस इज़ नॉट वेनेजुएला, दिस इज़ नॉट इवन ग्रीनलैंड,
तो कहने का मतलब ये है, ये टफ मामला है ईरान को झुकाने वुकाने की। देखिए मैंने कल एक बात कही थी कि जो वॉर हार्डन्ड लोग होते हैं ना, जिनको जंग की आदत हो जाए, उनको तो बस सिर्फ अल्लाह मार सकता है। ट्रंप जैसा थर्ड रेटर और ये जो नेतन्याहू जैसा कमीना शख्स जो है, ये उनको नहीं मार सकते। ठीक है जी, आगे आ जाए। एक जो और बात हमने एक दफ़ा यहाँ कही थी, उसको ढंग से पजीराई नहीं मिली थी। वो ये था कि पहले तो हम कहते थे कि नेतन्याहू और उसकी हुकूमत ये ज़ायनिस्ट है। ट्रंप ने अपनी हरकत से, अपने बेवकूफ़ाना अहमकाना फैसलों से अपने आप को ज़ायनिस्ट क्रिश्चियन साबित कर दिया है। क्यों कहा मैंने ये? पोप इज़ ए मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन इन द होल ऑफ द क्रिश्चियन वर्ल्ड जी। उसकी तरफ हदायत के लिए, उसकी तरफ गाइडेंस के लिए लोग देखते हैं। इस ज़ायनिस्ट क्रिश्चियन ट्रंप ने पोप की इज्जत को भी उठा के गंद में फेंक दिया, नाली में फेंक दिया। इसके ऊपर किस कदर रेजिस्टेंस है पूरी क्रिश्चियन वर्ल्ड में, आप सोच नहीं सकते। इवन इन अमेरिका ये पागल शख्स रात को बैठ के जागता है तो क्या करता है? अपनी ज्यूसेस जैसी तस्वीरें बनाता है। ये पागल शख्स जो है ट्वीट करके क्रिश्चियनों के सबसे रिलीजियस, सबसे काबिल एहतराम शख्स पोप का के इमेज की ऐसी तैसी करता है, धज्जियां बखेर देता है। वो है कोई इसको पूछने वाला? चलिए इस्लाम दुश्मनी तो हमें समझ में आ गई, और क्रिश्चियन वर्ल्ड को उठना चाहिए ना अब, और क्रिश्चियन वर्ल्ड को खड़े होकर चैलेंज करना चाहिए ना इस कमीने शख्स को, कि भाई तू होता कौन है इतनी बड़ी अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट देने वाला? वो ये कह रहे हैं ये तो बेवकूफ़ आदमी है, इसको तो जंग वंग की समझ ही नहीं है, इनको समझ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आई टेल यू, ये उसके गले पड़ सकती है उसके। बिल्कुल बुखारी साहब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस पर आप समझते हैं कि जहाँ पर रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, जिस तरह से वो खुद को जीसस की पिक्चर बनाकर प्रेजेंट कर रहे हैं, बुखारी साहब इसका उनके वोट बैंक के ऊपर, अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? एब्सोल्युटली, मैंने कहा ना कि भाई ट्रंप तो मारे गए, वो तो अगले इलेक्शन को तो छोड़ दे ना। मुझे तो डर ये है कि यहीं कहीं जाते जाते जेडी वैंस का पॉलिटिकल कैरियर भी तबाह ना कर दें। क्योंकि अगर उनको इसके तमाम बेवकूफ़ाना अहमकाना फैसलों की ओनरशिप लेनी पड़ेगी तो उसका पॉलिटिकल कैरियर तो गया। वो तो अभी बेचारा 45 साल के, पता नहीं कितनी उम्र है उसकी अभी, शायद इससे भी कम है। तो ये भी बहुत बड़े ख़तरात हैं कि डेमोक्रेट्स जो हैं वो स्ट्रेंथन होंगे, रिपब्लिकन इतने कमज़ोर होंगे कि कई इलेक्शन गुजर जाएंगे उनको वापस इक़्तिदार में आते हुए। ये शख्स, मैंने आपसे क्या कहा था, ये शख्स अमेरिका को एक ऐसी जगह छोड़ के जाएगा कि दहाइयाँ लगेंगी उस इमेज को दोबारा वापस लाते हुए, और ये अपनी पार्टी को तकरीबन दफन करके जाएगा। बिल्कुल। और बुखारी साहब, इसके ऊपर तो पूरी दुनिया से तनकीद हो रही है, पूरी दुनिया का क्रिश्चियन वर्ल्ड जो है वो उस पर तनकीद कर रहा है, वो यूरोप से हों, वो वेस्ट के कंट्रीज हों, वो इटली हो, स्पेन हो, अमेरिका के अंदर से उनके सेनेटर्स जो हैं इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की इस तरह की जो वो पॉप के बारे में बयानात दे रहे हैं, जिस तरह से तनकीद कर रहे हैं, और अपनी जो पिक्चर्स शेयर कर रहे हैं, खुद को जीसस के लेवल पर प्रेजेंट कर रहे हैं। अकल से आरी शख्स है। देखिए उसके बयानात, हमने ईरान की नेवी तबाह कर दी, अब फिर कह रहे हैं कि वो जो बाकी की किश्तियाँ और जहाज़ हैं हम डुबो देंगे। वो कहते हैं कि हमने ईरान की फौज खत्म कर दी है। भाई फौज तो अभी आपने चखी नहीं है, आपका आमना सामना फौज से तो हुआ ही नहीं है। पासदारान फौज है, रेगुलर आर्मी फौज है, उसके बाद बसीज एक पूरा मलेशिया है जो 55 लाख लोग हैं। अभी तो आपने चखा ही नहीं है। अभी तो नेतन्याहू ने भी फौज नहीं चखी है। ये गजा के मजलूम थोड़ी हैं जिनके पास ना हथियार है ना उनके पास वसाइल हैं। ईरान इज ए डिफरेंट कप ऑफ टी ऑल टुगेदर। और ये बात उनको समझ में आनी चाहिए, अगर नहीं आएगी तो वो बहुत पछताएंगे। अभी मैं बहुत मोहतात तरीके से गुफ्तगू कर रहा हूँ। जिस पागलपन का मुजाहरा ये शख्स कर रहा है, बहुत ज़्यादा देर नहीं है कि पूरी अमेरिकन कौम इसको डिसोन करेगी। मेरे हिसाब से तो कर दिया है। बिल्कुल बुखारी साहब, उनको अमेरिकन कौम जितना मर्जी डिसोन करे, वो खुद अपने एक्शंस को ओन कर लेते हैं। वो जो मर्जी करें, उनको रिग्रेट नहीं होता, वो शायद रिफ्लेक्ट ही नहीं करते अपने एक्शंस के ऊपर, और बाद में वो किसी भी तरह की हरकतें कर लें, वो एक टफ मैन बन के। देखिए ये वो नीरो है जो बंसरी बजा रहा है, लेकिन बंसरी बजाने ने रोम को तबाही से थोड़ी बचाया था। मुझे ये डर है कि अगर ये जारी रहा और इसी तरह इसने काम किया, मैं बिल्कुल वसूख से कह रहा हूँ, ये अमेरिका के सुपर पावर होने के इमेज को
जमीन पे रौंद के जाएगा अगर दफन नहीं करके जाएगा तो। बिल्कुल बुखारी साहब, इस पर ऑल तो काफी बात होगी, लेकिन एक सवाल के जिस तरह से हमारे यहाँ भी कुछ ऐसी पार्टीज हैं और कुछ ऐसे वोटर्स हैं जो बड़े पक्की तकलीद करते हैं, चाहे जो जिस तरह की मर्जी एक्शंस हों, और अमेरिका के बिंदे रिपब्लिकन पार्टी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग वोटर है अपनी पार्टी की, तो फिर अगर डोनाल्ड ट्रंप के इस तरह के जो बयानात हैं, इस तरह की हरकतें हैं, आप समझ तो गए होंगे मैंने किधर इशारा किया है, तो क्या ये डोनाल्ड ट्रंप के जो वोटर्स का कल्ट है, क्या उस चीज को ये मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये आपने प्रोड्यूसर के कहने पे पंगा लिया है मेरे साथ। मैं कोशिश करता हूँ इसको इजीली हैंडल करने की। जी बिल्कुल ठीक है, जहाँ इस तरह की ब्लाइंड फॉलोइंग होती है, हाँ जी, उसके फ़वाइद से नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने कहा ना कि रिपब्लिकन जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी से ओहदा बरा नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने चुना है इसको। अगर तबाही होती है अमेरिका की, जो कि होगी, या जलील होता है अमेरिका, तो उसका बाहिस ये शख्स उनका नुमाइंदा था। पूरी की पूरी पार्टी जो है वो अपने जख्म चाटेगी, ये मेरी बात आप याद रखिएगा आज की। बिल्कुल बुखारी साहब, अब जिस तरह से मुज़ाकरात में ऑल्दो डिप्लोमेसी एक प्रोसेस है, एक इवेंट नहीं है, तो होपफुली आगे जाके मुस्बत कोई पेशरफ्त हो जाएगी, लेकिन इस सारी सिचुएशन में एक शख्स बहुत खुश है और वो है नेतन्याहू, जो कि कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से मुज़ाकरात कामयाब ना हो, किसी एग्रीमेंट पर ना पहुंचा जा सके। अब नेतन्याहू ये बात कर रहा है कि बहुत जल्द ये सीज फायर भी खत्म हो सकता है, तो बुखारी साहब ही मस्ट बी द हैप्पीएस्ट इन द वर्ल्ड, तो फिर क्या अब दोबारा से जंग का आगाज आपको होगा? अच्छी तरह से मालूम है कि हम पहले दिन से, जब से जंग शुरू हुई है, नेतन्याहू को स्पॉइलर कहते हैं। मैं तो उसका नाम नहीं लेता मनूस आदमी का, तो ही इज ए स्पॉइलर। उसने उस जंगबंदी को पहले दिन स्पॉइल किया 2 हरकत करके। एक ये कि उसने लेबनान पे बमबारी की, दूसरा उसने ईरान पे अटैक किया। 2 इलाकों में, इस्फहान था, खुजिस्तान था। कहने का मतलब ये कि वो तो कोशिश करेगा कि इसकी बैंड बजती रहे ट्रंप की, और वो जो है अपनी हरकत से बाज ना आए, क्योंकि अगर ये सीज फायर हो जाती है, ये जंग बंद हो जाती है, तो भाई नेतन्याहू तो गए, इसलिए कि उनके ऊपर तो मुकदमात इस नौयत के हैं कि जिसकी ट्रंप के कहने के ऊपर भी प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल ने माफी नहीं दी है, तो ये तो जेल जाएगा। ये अपने साथ मेरे ख्याल से यकीनी बना रहा है कि मैं तो जेल जाऊंगा, सैया जी तो भी नाल लेके जाऊंगा। मुझे लगता ये है कि ये मेक श्योर करेगा कि ये खुद भी और ट्रंप भी वॉर क्राइम में ट्रायल हो। मैं आपको एक बात बताऊं, पूरी दुनिया की दानिश पर मुझे हैरत है। एक शख्स तहजीबों को मिटाने की, हमला आवर होने की, बच्चों के कत्ले आम की बैकिंग करने की जिसारत नहीं कर रहा, प्रैक्टिकली कर रहा है, और सारे चुप हैं। मुझे गैरों से तो क्या गिला है, मैं अपने गिरेबान में झांकता हूँ तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है कि मुस्लिम उम्मा, जिसको मैं मुस्लिम अमा, जो गायब है बीबी काफ़ी अरसे से, उन्होंने क्या कहा है, वो क्या बोले हैं, कुछ नहीं बोले हैं। एक पाकिस्तान को थोड़ी बहुत तौफीक हुई, जितनी हमारे में हिम्मत थी उससे बढ़ के हमने कहा। इस वक्त भी हमारी पोजीशन बहुत वल्नरेबल और बहुत सेंसिटिव है। हमारी ईरान से दोस्ती किसी तारफ की मोहताज नहीं है। हमारी सऊदी अरब के साथ कमिटमेंट, एवरीबडी नोज इट। हम मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हैं, हम इसके लिए कोशिशें कर रहे हैं, कब हमने कोशिश नहीं की है। बिल्कुल बुखारी साहब, ईरान बहुत ज़्यादा नेक नियति से यूँ लग रहा था कि मुज़ाकरात के लिए आए हैं। दे वांटेड कि अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो फिर कोई पीस डील की तरफ बात जाए। इराक़ची का स्टेटमेंट जो वो ये बात कर रहे हैं कि किसी माहिदे से चंद इंच के फासले पर थे, ये कितना ज़्यादा होपफुल रख रहा है, क्योंकि बिटवीन द लाइंस उनकी बात से भी यूँ लग रहा है कि शायद अभी भी मुज़ाकरात का और बातचीत का कोई इम्कान है, और डोनाल्ड ट्रंप भी ये कह रहे हैं कि मेरी पेशगोई है कि ईरान मुज़ाकरात की टेबल पर वापस आएगा। पहली बात तो ये कि ये ख्वाहिश उसकी जो है ना कि ईरान ज़बरदस्ती वापस आएगा और आके वो सब कुछ दे देगा उसे जो वो मांग रहा है, ये ख्वाहिश उसकी कब्र में जाएगी, उसके साथ दफन होगी, उसके कॉफिन के अंदर ना एक तरफ ये रख दी जाएगी। ये नहीं होगा। ईरान ने कह दिया है बातचीत करेंगे मंतक पर, धमकी देंगे तो जंग करेंगे। ये मैं तफसील में उसमें जाऊंगा। मैं इराक़ची को जानकर नहीं छेड़ रहा हूँ क्योंकि ब्रेक में टाइम बहुत कम होगा। इराक़ची ने जो 5 पॉइंट दिए हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे और अपने नाज़रीन को ये बताएंगे कि रिजॉल्व क्या है ईरानियन लीडरशिप का। बिल्कुल बुखारी साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो इस पर ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा।
वेलकम बैक टू द शो। मुखर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आप बात कर रहे थे कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने धमकियां दी हैं, जंग भी मुसल्लत करके देख लिया, लेकिन ईरान अपनी पोजीशन पर अब भी स्टेडफास्ट है और उसकी लीडरशिप का मौक़िफ़ अब भी यही है कि हम मुज़ाकरा तो करना चाहते हैं, बातचीत से अमन के प्रोसेस को हम इस अमन के जरिए इसको हल करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी इंपीरियलिस्ट इंटेंशंस जो हैं उसके थ्रू आएँ मुज़ाकरात की टेबल पर और धौंस जमाएं अपना, ये नहीं होगा। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो विम्सिकल गुफ्तगू नहीं करते ईरानियंस, वो बात करते हैं मंतक पे, लॉजिक पे। ये जो इराकची हैं उनके वज़ीर ख़ारजा, मैंने उसका एक हवाला आपको दिया था लास्ट प्रोग्राम में, अगर आपको याद हो, कि जब वो ट्रंप ने कहा कि मैं अपने फौजी ज़मीनी फौज जो है वो भेज रहा हूँ, पैरा ट्रूपर्स आ रहे हैं, 9,000 यहाँ से, 2,000 यहाँ से, 6,000 यहाँ से, याद है आपको जी। तो किसी फॉरेन जर्नलिस्ट ने सवाल किया इराकची से कि ये फुट सोल्जर्स आ रहे हैं तो क्या कहते हैं उसके बारे में। ही हैड ए ब्रॉड स्माइल एंड सेड ओनली हाफ ए सेंटेंस, वी आर वेटिंग। आप जरा अंदाजा करें उसकी कॉम्प्रीहेंशन का कि एक जुमले में उसने कहा कि ट्राई इट। ठीक है जनाब, एक जो अहम बात है वो ये है कि उन्होंने इन मुज़ाकरात के बाद समअप किया है पूरी सूरत हाल को कि है क्या 5 पॉइंट्स में। उन्होंने ईरान की पोजीशन भी स्टेट कर दी है, अमेरिका को उसकी औकात भी याद दिला दी है। अगर आप मुझे इजाज़त देंगी तो मैं एक एक करके बोलूं। पहली बात वो ये कहते हैं कि ईरान किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, वो कौमें जिनकी तरबियत पाबंदियों के बीच में हुई हो वो कभी घुटने नहीं टेकती बल्कि वक्त को शिकस्त देकर जिंदा रहना जानती हैं। 47 साल की कंप्लीट सैंक्शन रजीम ने ईरान को इतना मजबूत कर दिया कि उसने पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को नाक चने चबवा दी है। और वो का मैं जिक्र करता रहता हूँ नेतन्याहू का, उससे पूछे उसकी कौम जो पिछले 1.5 महीने से बंकरों में सो रही है। एनीवे, नंबर 2, दूसरी बात वो कहते हैं हमारी स्ट्रेटेजिक खामोशी को हमारी कमजोरी समझना तज्जिया नहीं बल्कि उस आपका तकब्बुर है। हम खौफ की वजह से जंगबंदी नहीं चाहते बल्कि ताकत के तवाज़ुन को देख कर फैसले करते हैं। जितनी धमकियां हैं उस सबको उसने उठा के ज़मीन पर फेंक दिया है। ठीक है जी। तीसरी बात वो कहते हैं कि दबाव से हम सरनगू नहीं होते बल्कि हमारे अंदर मज़ाहमत पैदा होती है और यही मज़ाहमत ताकत के आलमी मराकज़ को बदलने की सलाहियत रखती है। जुमला देखें आप। चौथी बात वो कहते हैं कि खित्ता आपके बयानात का स्टेज नहीं है, ये उन लोगों की सरजमीन है जो यहाँ बसते हैं और हम किसी से हिदायत लेना कबूल नहीं करते। किस कदर डिनायल है उस सारे प्रेशर की जो नेतन्याहू ईरानियन कौम के ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो कहते हैं अपने अल्फाज का इंतखाब सोच समझ कर करें। ईरान ने कभी रियायत की भीख नहीं मांगी बल्कि हमने हमेशा अपनी शरायत पर तवाज़न बरकरार रखा। जिस कौम को तोड़ा नहीं जा सकता उसे डराया नहीं जा सकता। कौमों के साथ सिर्फ बराबरी की बात पे बुनियाद होती है। दिस सम्स अप द ईरानियन पोजीशन एज ए होल। ना वो आपकी जंग से डरे हैं, ना वो आपके मुज़ाकरात को छोड़ के भागने से डरे हैं, वो डिटर्मिन्ड है कि यू कम एंड गेट अस। वो एक जुमला मैं कहता होता हूँ, इसका मतलब है कि हम खड़े हैं, आओ जो करना है कर लो। ये किसी ऐसी कौम का ही जज्बा हो सकता है जिसमें हिम्मत हो अपने से बहुत बड़ी कुव्वत को चैलेंज करने की। बिल्कुल बुखारी साहब, ईरानी फोर्सेस भी और जो है उनके स्पीकर कौमी असेंबली बाकर कैलिबॉफ भी ये बात कर रहे हैं कि अगर किसी भी किस्म की पाबंदी लगाई गई, नाकाबंदी की गई तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑयल प्राइसेस पर फर्क पड़ेगा वो अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। सेकेंडली ईरानी फोर्सेस ये बात कर रही हैं कि अगर उसकी बंदरगाहों को आपने अटैक किया या उन पर नाकाबंदी की तो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान में कोई बंदरगाह भी महफूज नहीं रहेगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं आपको एक बात बताऊं कि माजी ने ये साबित किया है, पिछली खास तौर से 1.25 महीने की जंग ने जो ईरानियों ने कहा है वो करके दिखाया है। इज दैट राइट? यस। उन्होंने कहा हम इसराइल को सबक पढ़ा देंगे, उन्होंने सबक पढ़ा दिया है। आप माने या ना माने वो, उन्होंने कहा अमेरिका बहादुर, हम आपसे डरते नहीं है। ना सिर्फ ये, उन्होंने उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो आए थे, 2 दुनिया की बहुत बड़ी ताकत के सिंबल जो है, वो एक किसी वर्कशॉप में खड़ा रहा है 4-5 हफ्ते, एक कोई 1000 मील किलोमीटर दूर जाके छुपा हुआ खड़ा है कि कहीं ईरानियन मिसाइल देख ना ले। कहने का मतलब ये है कि वो जो करते हैं वो करके दिखाते हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि ईरानियन वो जो कालिबाफ साहब हैं, उन्होंने कहा कि जो सूरत हाल बनती हम देख रहे हैं, आपकी अमेरिकी कौम जो है वो $4 जो जिस पर आप चीखें निकल रही हैं, इसको याद किया करेंगे कि कभी ये $4 का भी होता था। तो कहने का मतलब ये है। दूसरा ये है कि उन्होंने कहा कि हमारा अज़्म आप एक दफ़ा आजमा चुके हैं, दोबारा ना आजमाएं क्योंकि हम आपको वो सबक पढ़ाएंगे जो आपकी नस्लें याद रखें। ये होता है रिजॉल्व, ये होती है लीडरशिप। एक तरफ तो ये हो रहा है जनाब
कि ईरान की तरफ से किसी किस्म की कमजोरी का कोई मुजाहरा नहीं है। चैलेंज किया जा रहा है उनको कि आओ जनाब, आपने जो करना है करके देख लें। बिल्कुल बुखारी साहब, अमेरिका धमकियां दे रहा है कि जिस मुल्क ने भी ईरान को असलहा सप्लाई किया उस पर पाबंदियां आयद करेंगे, और उसमें चीन का नाम भी वो जो है वो कैटेगोरिकली मेंशन कर रहे हैं। चीन ने फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कह दिया कि हम कोई असलहा फराहम नहीं कर रही। सेकेंडली उन्होंने ये कहा है कि हमारे ईरान के साथ क्या मामलात है वो हमारा अंदरूनी मसला है, किसी को हक नहीं पहुंचता कि उसमें कोई भी मुदाखलत करे। ना सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हमारे चीन के साथ ऐसे मामलात और ऐसे मुआहदे हैं जिसके तहत हमारे बीच ये जो बैरी सर्विस है इसका जारी रहना जरूरी है। इनको अगर कोई इंटरप्ट करेगा तो देख लांगे ऐसी। समझ आ रही है आपकी बात की? ये इम्प्लाइडली मैं इसको इसलिए बहुत बड़ी धमकी समझता हूँ कि पहली दफा चीन के वजीर दिफा का बयान आया है। इससे पहले सिर्फ बयान आते थे वहां की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन। दिस इज द डिफेंस मिनिस्टर टॉकिंग डायरेक्टली। एक दूसरी बात, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन, यार बरतानिया तो कमाल है यार, स्टामर ने कमाल नहीं कर दिया। उसने कहा एक तो हम इस नाकाबंदी के हिस्सेदार नहीं है, दूसरा हम जंग के हामी नहीं है, ना ये हमारी जंग है ना ही हम इसका हिस्सा बनेंगे। लुक एट द यूरोपीय यूनियन एज ए होल, 29 से ज्यादा मुल्क हैं उसमें। उन्होंने भी कहा जनाब ये नाकाबंदियाँ शाकाबंदियाँ जो है ना ये रूटीन की कार्रवाई नहीं है, इनसे आप बाज रहें तो बेहतर है। अभी एक और बीच में बात जो है वो वॉल स्ट्रीट जर्नल एक अखबार है जो अमेरिका का सबसे क्रेडिबल अखबार समझा जाता है जी। उसका कहना ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो ईरान पर फिर दोबारा हमले, फिजाई हमले करने का सोच रहे हैं। हाँ जी। और मैं उनको ये मशवरा देना चाहता हूँ कि ये ट्रंप इससे बाज रहे तो बेहतर है। इसलिए कि ईरान की एक बयान मुझे याद है कि हमने अब तक अपने दिफा के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी के मिसाइल इस्तेमाल किए हैं और ड्रोन इस्तेमाल किए हैं। अब अगर हम पर हमला होगा तो चौथी और पांचवी जो जनरेशन है उसके वेपन्स जो है वो फिर आपसे बर्दाश्त नहीं होंगे। अगर आपको याद हो एक हवाला दिया गया कि जी ये डागो गार्सिया जो है इसके ऊपर ईरानी मिसाइल जो है उसने हमला किया था, वो सिर्फ 2500 किलोमीटर दूर है ईरान से। इफ दैट इज टू बी ट्रू तो फिर कहाँ कहाँ अमेरिका के इंटरेस्ट पर ईरान हमले करेगा उनके अभी तस्वुर में भी नहीं है। होपफुली बुखारी साहब अमेरिका इस तरह की कोई हमाकत दोबारा से ना करे। बुखारी साहब एक शॉर्टली बताइएगा ब्रेक पर जाने से पहले, 40 ममालिक का एक इजलास भी मुश्तरका तौर पर बुलाया जा रहा है बरतानिया और फ्रांस की जानिब से। अपना हरमुज को खोलने के लिए कोई सफारती कोशिश की जाएगी या प्रेशर डाला जाएगा, क्या मामला आप देख रहे हैं? एब्सोल्युटली कोई डाउट नहीं है मुझे इसके अंदर कि वो 40 ममालिक के जो सरबराह शामिल होंगे या जो 40 ममालिक की नुमाइंदगी होगी वो ईरान के साथ सफारतकारी का आगाज करेंगे, क्योंकि अब इस मसले को रिजॉल्व करना, वॉर इज नो सोल्यूशन। बिल्कुल ताकत का इस्तेमाल इसको रिजॉल्व नहीं होने देगा। लिहाजा मैं समझता हूं कि यूरोपीय यूनियन ने और बरतानिया ने ये सही रास्ता चुना है कि एक जगह बैठ के रिजॉल्व किया जाए और फिर ईरान के साथ मुज़ाकरात किया जाए। आप ये देखिएगा ये मसला रिजॉल्व हो जाएगा डेफिनेटली। और इससे पहले पाकिस्तान ने भी सफारतकारी की कोशिश की, इस मामले को सफारती हल जो है उसका ढूंढने की कोशिश की। और अब पाकिस्तान किस सिचुएशन में है, पाकिस्तान के लिए कितनी क्रिटिकल पॉइंट है ये, इस पर ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, एक तरफ तो हमारी लीडरशिप ने कोशिशें भी बहुत की, दिन रात इसलिए तकोदो की है कि कोई सफारती हल जो है उस मसले का निकल आए। दूसरी तरफ पाकिस्तान खुद भी एक मुश्किल पोजीशन में है क्योंकि सऊदी अरब के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट है और फिर इस जंग में जिस तरह से सऊदी अरब पर या सऊदी अरब में अमरीकी इंटरेस्ट पर ईरान की जानिब से अटैक किया गया, तो पाकिस्तान के लिए अब सिचुएशन कितनी ज़्यादा मुश्किल है। और हमारे वज़ीर आज़म अब दौरे पर भी जा रहे हैं सऊदी अरब के। देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारी लीडरशिप ने जिस तरीके से बैलेंस बरकरार रखा है कि अमेरिका के साथ भी हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, ईरान के साथ हमारे दीरीना ताल्लुकात हैं, बहुत बड़ी हिस्ट्री है इसकी अगर आप इसको इंडो पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में देखें। इसी तरह सऊदी अरब जिसने हमेशा हर मुश्किल में हमारा साथ दिया है, उनसे भी हमारे ताल्लुकात की नोयत बहुत अहम है। इसीलिए हमने उनके दिफा की खातिर जो मुआहदा किया था उसके साथ, उसकी प्रोविज़न के तहत हमने वहाँ अपनी एयरफोर्स डिप्लॉय की है, वहाँ हमने अपने लैंड फोर्सेस जो हैं वो डिप्लॉय की हैं ताकि उसके ख़िलाफ़ कोई भी अनड्यू एडवांटेज ना ले सके। खबरें इस तरह की थी कि शायद इसराइल जो है कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके ईरान पर मलबा डालने की कोशिश करेगा, तो नाउ वी आर देयर टू डिफेंड देम। और ये ताल्लुकात की नोयत इतनी देरीना और इतनी करीबी है कि उसको साबित करने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह कि यकीनी तौर पर जो कोशिशें हमने करके 47 साल के बाद दो मुतहारब ग्रुपों को एक टेबल पर इकट्ठा कर दिया था, मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी लीडरशिप ने अभी ये रिजॉल्व तर्क नहीं किया है। चाहे वो हमारे फील्ड मार्शल हैं, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे वो इसहाक डार हैं, ये तीनों लगे हुए हैं
कि ये कम से कम एक फौरी काम तो ये हो कि ये जो सीज फायर 2 हफ्ते की हुई है जी। इसमें तोसी हो जाए, ये एक्सटेंड हो जाए, और दोबारा दोनों ही मुल्क जो है अमेरिका और ईरान, वो बीच में थर्ड रेटर का तो नाम लेना हमें तबाही है, बर्बादी है, ये फिर किसी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ना जाएं। मैं समझता हूँ कि अगर ये हम कर पाए तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड पीस को। बिल्कुल बुखारी साहब, इस टाइम पर जब हम देख रहे हैं कि हमारे वज़ीर आज़म भी जा रहे हैं और इस तरह से फौज ऑलरेडी हम डिप्लॉय कर चुके हैं सऊदी अरब के अंदर, तो क्या आपको लगता है कि इसके लिए ईरान को ऑलरेडी पाकिस्तान ने ऑन बोर्ड लिया होगा? क्योंकि वहां ये कभी हो नहीं सकता कि इतने बड़े बड़े फैसले हों और ईरान जैसा दोस्त मुल्क जो है ऑन बोर्ड ना हो। बिल्कुल बुखारी साहब, और पाकिस्तान कॉन्स्टेंटली कोशिशें करता रहा है इस मामले के सफारती हल की, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अब भी जो है वो बेटर सेंस और सैनिटी जो है वो प्रिवेल करे, क्योंकि जंगें किसी मसले का कांस्टेंट या अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं होती। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।